नमस्कार दोस्तों, यह बात है अर्ली 1970 की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव धुंधोराजी, जहां की आबादी करीबन 1,500 यहाँ रहता था वीरानी परिवार। गांव के सब लोग किसान थे। वीरानी परिवार भी उन्हीं में से एक गरीब किसान का परिवार था, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। जहाँ जाना होता था यह लोग चलकर जाते थे। पूरे गांव में कोई बिजली भी नहीं थी। लोग इस दारिद्रता में ही राम रमते थे। गर्मियों के समय कभी कभार कोई बाहर से गोला बेचने आता था, तो बच्चे 5 पैसे का गोला खाते, मूंगफली खाते। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते। फसल बेचकर जो मिलता था उसी से की 2 रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते हुए उनकी आंखें पथरा गई, क्योंकि बारिश नहीं हुई। उनकी फसलें सूख गई। बारिश आई तो सीधा 2 महीने बाद। फिर उन्हें उम्मीद जगी। फिर से उन्होंने उम्मीद की, फिर से बोया, लेकिन फिर से बारिश ने धोखा दे दिया। इसी बार जो बोया वो भी सूख गया। अकाल की नौबत आ गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ऐसा गांव में रहने वाला, ऐसी हालातों में रहने वाला एक 15-16 साल का लड़का आगे चलकर एक बिलियनर बन गया। यह कहानी अनबिलीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन यह कहानी सच्ची है। यह कहानी अकाल से जूझते हुए ऐसी परिवार की है जिसने 50 साल बाद जाकर फॉर्च्यून इंडिया के FMGC बिलियर्स की लिस्ट में एंट्री की। यह कहानी है बालाजी वेपर्स की। भिखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई वो कंपनी जो आज पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। वीडियो शुरू कर। बालाजी वेपर्स का एनुअल रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्या आप सोच सकते हो दोस्तों कि कभी आपका भी इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है? इमेजिन करना मुश्किल लगता है ना? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत ना करने के यहाँ पर 10 कारण है आपके पास। जैसे कि पैसा नहीं है, हमें बिजनेस की समझ नहीं है, हमें काम करना नहीं आता है, हमें अपना पैशन नहीं पता। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद शायद आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर इस वीडियो को अपने ध्यान से एंड तक देखा तो इसका यह सही मायनों में आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। क्योंकि असल ज़िंदगी इस लेवल की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहानी बहुत कम होती है, लेकिन यह कहानी उन्हीं में से एक है। आइए टाइम में वापस पीछे चलते हैं 1970 के समय में। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। इसी गांव में रहता था एक 15-16 साल का लड़का, चंदू भाई। वीराना गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर अपने बेटों को 20,000 रुपीस दिए और कहा, अब गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ, अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी। लगा कि पिताजी ने विश्वास जताया है, हम पर उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। सबसे छोटे भाई कन्नू भाई गांव में माँ बाप और 2 बहनों के साथ रह गए, और बाकी तीनों भाई भिखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई जेब में रुपए और आंखों में सपने लिए राजकोट शहर की ओर पहुंच गए। क्योंकि यह किसान परिवार से थे तो सबसे पहले इनके दिमाग में आया कि उसी से रिलेटेड कुछ तो करते। इसी इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स का पहला इन्होंने धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस की ज़्यादा समझ तो नहीं थी, तो देखते ही इनका बिजनेस अगले 2 साल में ही फ्लॉप हो गया। कहाँ इन्होंने सोचा था कि इसके बाद एक डेयरी रिटेल आउटलेट शुरू करेंगे, लेकिन घर का सारा रुपए डूबने के साथ इनका सपना भी डूब गया। पिताजी को अब ये मुंह क्या दिखाते। इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव वापस नहीं जाना है, अब तो जो करना है यही करना है।
लेकिन फिलहाल उनके सामने सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएंगे, रोजी रोटी कैसे खाएंगे। समस्या यह भी थी कि चंदू भाई की पढ़ाई केवल 10वीं तक हुई थी, तो क्या ही काम मिलेगा। 10वीं पास होने पर इन्होंने भूत काम की खोज करी। आखिरकार जाकर राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में इन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली। कैंटीन बॉय के तौर पर इनका काम था सिनेमा हॉल के कैंटीन में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है कि इनकी कहानी का पहला लाइफ लेसन, पहला जीवन का मंत्र कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि यह छोटा काम है या बड़ा काम है। जैसे जो काम मिले उस काम में ईमानदारी से करो। इसलिए कैंटीन बॉय के नाम के अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपका देते। कभी दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते तो सिनेमा हॉल में ऑडियंस की कभी एंट्री करवाते। कभी इन्होंने सेट से यह नहीं कहा कि आप इस काम के एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। रात को शो के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों की भी मरम्मत करते हैं तो उन्हें चटनी के साथ एक प्लेट चोराफली खाने को मिल जाती। इस वक्त ये किराए के कमरे में रहते थे। इनकी महीने की पगार थी 90 रुपीज़, जबकि इनके भाई को 150 रुपये मिलते थे। महीने के इन 240 में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक बार तो उन्हें अपने किराए के मकान से रात को चुपचाप भागना पड़ा क्योंकि किराए देने के लिए 50 रुपये तक नहीं थे। बाद में जाकर उन्होंने मकान मालिक को यह बकाया पैसे चुकाए और फिर जाकर वह किसी जान पहचान वालों के पास रहने लगी। इंग्लिश में एक कहावत है, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी खुद की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम खुद आपके लिए बोलेगा। चंदू भाई और उनके भाई की मेहनत को देखकर उनके एम्प्लॉयर गोविंद खुंत ने कहा, अब तुम ही लोग चलाओ कैंटीन, क्योंकि वह इतने जज्बे के साथ मेहनत के साथ काम कर रहे थे। कैंटीन में उन्हें 1000 तक पर मंथ पर कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। यह साल था 1976 जब ईस्टर्न सिनेमा पर अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म कभी कभी की स्क्रीनिंग हो रही थी। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन गा रहे थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन चंदू भाई के पास ख्यालों में खोने का समय नहीं था। फिल्म में बस 5 मिनट का इंटरवल होता था जिसमें उन्हें बिजली की स्पीड से ऑर्डर देने होते थे। कोई ऑर्डर नहीं दे पाता थे तो फिर सिनेमा हॉल के अंदर जाकर कस्टमर को ढूंढते अंधेरे में और वहां सर्व करते थे। 5 मिनट में स्पीड काम कर रहा, इतनी प्रैक्टिस थी। ठीक है, इस समय से कोई आदमी बुला के पैसे अंदर चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता। मैं कस्टमर्स के बीच एक बड़ी पॉपुलर डिमांड थी वेपर्स यानी पोटैटो चिप्स। लेकिन अब एक भारी समस्या उनके सामने आ गई थी। जो सप्लायर चिप्स डिलीवरी करता था डिमांड के हिसाब से डिलीवरी नहीं कर पा रहा था। डिलीवरी अक्सर लेट भी हो जाती थी, इसलिए कुछ समय बाद सप्लायर बदलना पड़ा, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर एक तीसरा सप्लायर ट्राई किया, लेकिन प्रॉब्लम वही, ना रेगुलर माल मिलता और ना ही क्वालिटी का माल की थी। एक सप्लायर, दूसरा सप्लायर, तीसरा सप्लायर, 3 सप्लायर ने फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। यहाँ आता है इनकी ज़िंदगी का दूसरा मंत्र, चिंता नहीं चिंतन करना है। कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुसीबत आए, चिंता नहीं चिंतन करना है। वो कहते हैं कि कुदरत एक तरफ अगर दरवाज़ा बंद करती है तो कहीं और दूसरी तरफ कोई और दरवाज़ा खुल जाता है। इस पोटैटो चिप्स वाली प्रॉब्लम में भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना हम खुद के ही अपने पोटैटो वेपर्स बनाने लगे। साल था 1982। इस समय तक उनका परिवार गांव में अपना सब कुछ बेचकर राजकोट शिफ्ट हो चुका था, खुद का मकान ले लिया था। उनका परिवार सिनेमा हॉल की कैंटीन में मसाला सैंडविच सप्लाई कर रहा था, जो लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ थी। लेकिन दिक्कत यही थी कि सैंडविच एक पेरिशेबल प्रोडक्ट था, आसानी से ख़राब हो जाता था, जबकि वेपर जल्द से ख़राब नहीं होते थे। पैकिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। उन्हें यहाँ आता है कि
तीसरा लाइफ लेसन, खुद पढ़ो। चंदू भाई कहते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखो लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ओवर थिंक करते हैं। बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज़्यादा विचार आएगा। यह करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे वह होगा, वह करेंगे तो यह होगा, यह सोचते डर जाएंगे। खुद जाओ। हम यह बात तो सही है कि पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, फिर उसी पर मार्केट रिसर्च की आए। लेकिन जो MBA कर लेते हैं वह इसके बाद भी सोचते रह जाते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और इसी रीज़न से कई बारी बहुत पढ़े लिखे लोग घबराते हैं एक्शन लेने से। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है, मार्केट रिसर्च कर ली है, आपके बेसिक मॉडल ठीक लग रहा है, तो फिर बस खुद पढ़ो। चंदू भाई भी खुद पढ़े। बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद इसका स्वाद ऐसा बनाया इन्होंने जो लोगों को रस आ गया। अब तक इनके पास 3 कैंटीन थी, 2 ईस्टर्न सिनेमा में और 1 गर्ल्स हाई स्कूल में। अपनी इन कैंटीन में इंटरनल सप्लाई के अलावा अब उन्होंने बाहर भी कदम बढ़ाने की कोशिश की। 25 से 30 दुकानदारों को अपने चिप्स के पैकेट दे दिए। साल 1984 वो अपने चिप्स के इन पैकेट्स के लिए एक ब्रांड नेम चुन लेते हैं, बालाजी वेपर्स। दरअसल इससे कुछ समय पहले ही सिनेमा हॉल कैंटीन में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर सेटअप किया गया था। यही से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये ब्रांड नेम चुना लिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक बड़ी मुसीबत ने उन्हें घेरा। दुकानदार उन्हें परेशान करने लगे। अक्सर दुकानदार उन्हें आधे खाए हुए पैकेट वापस कर देते और यह कहते कि यह तो बासी है। चंदू भाई पेमेंट कलेक्ट करने जाते। यह दुकानदार कभी फटे हुए नोट दे देते तो कभी झूठ बोलते कि हम तो तुम्हें पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन चंदू भाई के लिए मुसीबत का मतलब चिंतन करना था, समाधान निकालना था और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस से सीखना था। अब अपने भाई के साथ उन्होंने साइकिल पर वेपर्स का थैला बांधा और निकल पड़े दूर दरार के गांव और कस्बों में। बाद में मोटरसाइकिल और रिक्शा भी यही किया। ज़रूरत बस थी कि इन पोटैटो चिप्स को एक बार कस्टमर तक पहुंचाया जाए। उसके बाद तो उनकी क्वालिटी और उनका टेस्ट काफ़ी था लोगों को बांधे रखने के लिए। अगले कुछ सालों में दोस्तों पूरे शहर में इनका नाम हो गया। अब वीरानी बंधु महीने के 20-30 हज़ार कमा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि 1989 में उन्होंने 50 लाख का लोन ले लिया और राजकोट के AGIGIDC से इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट लगा लिया। यह दोस्तों उस समय गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेपर्स प्लांट था। लेकिन मुसीबतें अभी भी उनके पीछे इस तरह लगी थी जैसे विक्रम की कमर पर बेताल चढ़ा हो। प्लांट की नई मशीनरी सही से काम नहीं कर रही थी। कंपनियां के इंजीनियर्स को बुलाते तो वह हर बार पास के होटल वगैरह के बिल थमा देते थे। समय की मार जाने किसी के क्या करवाएगी। अब उन्होंने मशीन को स्टडी किया और खुद से ही उनकी मरम्मत करने लगे। 10वीं पास भाई अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन चुके थे। कुछ साल बाद यह बिजनेस बालाजी वेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी शक्ल ले चुका था। कंपनी के 3 डायरेक्टर थे, भिकू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह आता है चौथा लाइफ लेसन। चंदू भाई कहते हैं कि लोगों ने मीराबाई को रोका लेकिन वो अपनी धुन में रही। किसी काम को लेकर ऐसी धुन होनी चाहिए, आपको वो काम इतना अच्छा लगना चाहिए कि आप उस पर पूरा जम के फोकस कर सके। इसलिए जब कंपनी को बेचने का ऑफर आया तो उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया। जब यह बात चल रही थी कि उनके पास 500 से ज़्यादा कस्टमर्स के लेटर्स आए थे और वो बालाजी वेपर्स खाते हुए बड़े हुए थे। आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। आप हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से। अगर
एमएससी को बेच दिया तो एमएससी इसका दाम भी बढ़ा देगी और टेस्ट भी शायद यह नहीं रहेगा। अगर आप किसी एमएससी कंपनी को दे देते तो रेट बढ़ाना जरा बढ़ा देंगे। ये ऐसा होगा, हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। चंदू भाई ने कहा कि अगर उन्होंने हमें पार्टनरशिप और ऑफर की होती तो हम ले सकते थे। 510% का स्टेक उन्हें दे सकते थे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने सोचा था कि गवर्नेंस, पॉलिसी और एक्सपेंशन सीखने के लिए पेप्सी एक अच्छी पार्टनर हो सकती है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही से ही यह सीख लिया। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। पहले कंपनी में मैक्सिमम सैलरी 25 लाख, अब 1.5 करोड़ के पैकेज पर लोगों को हायर किया जाने लगा। फिर हमने 1.5 करोड़ में साल में एक पुणे से आदमी टंकी प्रोजेक्ट वाला एक लाया। आईपीओ रिलीज करने का भी प्लान कैंसिल कर दिया गया। उनका विचार है कि जिस तरह पानी में तरंग आगे बढ़ती है, वह भी इसी तरह टेडीली आगे बढ़ते रहेंगे। गुजरात में उन्होंने अपना किला तैयार कर लिया, जहां अंकल चिप्स से लेकर पेप्सिको के लेस चिप्स भी उन्हें टक्कर नहीं दे पाए। 2009 का इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया है कि लेस और हल्दीराम वाले उनके पास सीखने के लिए आए। लेस ने यह कहा कि बालाजी वेपर्स के ऑपरेशन की एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी को देखकर प्रभावित है। उनके ऑपरेशन का कीवर्ड है सेटिस्फेक्शन। सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं, सभी को सेटिस्फाइड रखना, सप्लायर से क्वालिटी वाला कच्चा माल खरीदना और टाइम पर पेमेंट करना। चंदू भाई ने द प्रिंट को बताया कि उनके 2000 सप्लायर्स हैं और उनमें से 80% लोग किसान हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस केवल अपने आप को थ्राइव करने के लिए नहीं होता, आसपास से लोगों की मदद करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स के साथ उनके इतने क्लोज कनेक्शंस कि कोई भी उनके डायरेक्टली मिल सकता, बात कर सकता। वह गर्व से कहते हैं कि उनके साथ ही लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेल्थ भी बढ़ती रही। Salesforce.com पर बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की मदद करने के लिए एक डीलर मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया। कंपनी रिकॉर्ड कीपिंग जैसे बेरिंग मोनोटोनस टास्क को ऑटोमेट किया गया। बिलिंग में विजिबिलिटी बढ़ गई। पहले फील्ड विजिट और ऑडिट्स का डाटा स्प्रेडशीट्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस में बिखरा हुआ होता था, लेकिन अब चैनल पार्टनर्स का डाटा यूनिफाई किया गया, स्ट्रीमलाइन किया गया, ताकि इससे एक्शनेबल इनसाइट्स मिल सके। बात करें उनकी कंपनी के 7000 एम्प्लॉयज़ की, तो वो उनकी टीम का हिस्सा है। सब खुद की मोटिवेशन से काम करते हैं, किसी का कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाता। और यहाँ आता है 5वां लेसन, सेल्स नहीं सर्विस। चंदू भाई कहते हैं कि सेल्स का मतलब हुआ अपनी तरफ से कस्टमर पर पुश करना। वो ऐसा नहीं करते। कस्टमर को उनका प्रोडक्ट इतना पसंद आता है कि वो सामने से ही डिमांड आने लग जाती है और वह उसी हिसाब से सर्विस करते हैं। सेल करने का हमारा डिक्शनरी में शब्द नहीं है। सेल मतलब ज़बरदस्ती बेचो, उसको सेल बोलते हैं। सर्विस दो, सर्विस क्यों दो के माल तो ख़त्म हो जाता है। कंज्यूम करना है, सर्विस दो, यानी एक पुल स्ट्रेटजी है। उनके डीलर को माल बेचना नहीं होता, सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। वो कहते हैं कि लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन आप नारायण नारायण करते हुए अपना काम करते रहो। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। लोगों को जोड़ने से यह हो जाता है, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। यानी आप अपनी टीम को सेटिस्फाइड रखते हुए कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दो, आपका बिजनेस आगे बढ़ता और बिजनेस बढ़ने से प्रॉफिट तो आएगा ही। आज के दिन दोस्तों बालाजी वेपर्स का
प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया में अब उनकी 4 फैक्ट्रीज है, गुजरात में राजकोट और वसाड़ा, मध्य प्रदेश में इंदौर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। चिप्स के अलावा वो नाचोस, आलू, सेव मुरमुरा, खट्टा मीठा मिक्स, नमकीन, मूंग दाल, पंजाबी तड़का, सॉल्टेड पीनट्स, चनाजोर, गरम पॉप रिंग्स जैसे 50 से भी ज़्यादा स्नैक्स भी बेचते हैं। 14 स्टेट में आज के दिन इनकी प्रेजेंट है और इसके अलावा यूएई और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी इनका सामान एक्सपोर्ट होता है। पूरे देश भर में यह स्नैक्स मार्केट में पेप्सिको और हल्दीराम्स के बाद 3rd नंबर पर है, जबकि वेस्टर्न इंडिया में अपनी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में यह एक डोमिनेंट प्लेयर है। आज के दिन भी बालाजी वेफर्स एक फैमिली बिजनेस है। चंदू भाई के भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं और अब उनके और उनके भाइयों के बेटे कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या कभी इनके भाइयों के बीच में या परिवार में कोई ब्लेम गेम हुआ, कोई लड़ाई हुई? कभी इस पर चंदू भाई कहते हैं कि महाभारत में मेरा 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 करते रहे और सब मारे गए, मेरा मेरा सबको मार दिया। हमारा इतिहास भारत का रामायण 13 इसको तार दिया। जबकि रामायण में राम ने भरत को कहा कि राज्य तेरा है, भरत ने कहा कि नहीं भैया राज्य आपका है, और इस तरह से करते हुए सब पार उतर गए। इसलिए यह देखना चाहिए कि भले ही कोई गलती कर दे लेकिन आप किसी पर उंगली मत उठाओ। यह ध्यान रखो कि सब टीम में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो किसी का मन नहीं टूटना चाहिए। मान लो कोई लोग कि एक भाई हीरो है और 3 जीरो है, लेकिन जब एक के पीछे 3 जीरो लगते हैं तो वह 1000 बन जाते हैं। यानी कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसे लेवरेज किया जाए और ऑपरेशन में काम किया जाए। इनकी फैमिली आज भी दोपहर को 1 बजे बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठकर इकट्ठे लंच करती है। आज वेंचर कैपिटल फंडिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस बिजनेस एक्सपेंशन के दौर में बालाजी वेफर्स की कहानी एक बड़ी अनोखी कहानी है, जो हमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का पार्ट बढ़ाती है। चंदू भाई वीरानी कहते हैं कि हमने खुद चुन कर माल खरीदा, प्रोसेसिंग की, उसको फ्राई किया, मसाला डालकर पैकिंग करी, बाइक से बेचा, रिक्शा और टेम्पो से बेचा, फिर लोगों को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते लाखों लोग जुड़ गए। क्योंकि हमने हर चीज़ को सीखा, अपने बिजनेस में हर चीज़ खुद से करी, इसलिए आज हमको हर चीज़ की समझ है। तो आप भी दोस्तों अपने कर्म को धर्म मानते हुए ईमानदारी से काम कीजिए। अपने इंटरेस्ट के आधार पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मार्केट रिसर्च करने के बाद ठीक लगे तो उसमें कूद जाइए और एक धुन के साथ बिजनेस को चलाइए। अपने साथ में काम करने वालों को सेटिस्फाइड रखिए, कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए। बीच में मुसीबतें आएंगी, कहा नहीं आती, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला और आपको क्या सपना है। अगर आपको यह वीडियो कहानी इंस्पिरेशन लगी दोस्तों, तो इस वाले वीडियो में एक बार बहुत ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहानी मैंने बताई है। यह बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताइए बालाजी वेफर्स की कहानी आप सबको कैसे लगी। थैंक यू।